नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। हो गई सी पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा और निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, पर लेकिन ये आग कहीं ना कहीं जलनी चाहिए। आज हम दुष्यंत कुमार के इस प्रसिद्ध शेर से ये शुरुआत करते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं। दुनिया के 60 देशों में, जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश सहित 60 देश के 400 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने अपने देश के रहनुमाओं का चयन करेंगे लोकशाही में। देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की नई सरकार किस प्रकार से लोगों के जीवन में खुशियां भरेगी, इन सब के लिए चुनाव होता है। पिछली सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसकी क्या क्या कमियां रही, उसकी समीक्षा करके भी जहां विपक्ष देश की जनता जनार्दन को नया आश्वासन देता है, वहीं वर्तमान सरकार अपनी भूलों को सुधारने और जनता के लिए और बेहतरी के लिए काम करने का संकल्प लेता है। परंतु हम देख रहे हैं देश में, भारत में 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को एक प्रकार से ब्रिटिश शासन से मुक्ति दी, देश की जनता को यह अवसर दिया, आप अपना रहनुमा चुनिए, अपनी सरकार चुनिए, अपने देश का शासन प्रशासन चलाइए, गुलामी की दंश से ऊपर उठिए। एक प्रकार से राजशाही थी, विभिन्न देश के सैकड़ों रियासतों थी, राजशाही थी, उसे मुक्ति देकर एक प्रकार से लोकशाही की तरफ देश ने कदम बढ़ाए थे। सत्ता के जिस प्रकार से देश का विभाजन शर्मनाक ढंग से अंग्रेजों ने किया, उस समय भारत बेहद कमजोर था, राजनीतिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी। राजनीतिक दृष्टि से ये थी, कांग्रेस के अलावा कोई इतना मजबूत राजनीतिक संगठन, भले ही हिंदू महासभा था, मुस्लिम लीग था, वो भारत के विभाजन के लिए उतारू था, जिसके कारण 20 लाख से अधिक निरपराध भारतीयों का कत्लेआम किया गया। मुस्लिम लीग ने यह कहा कि हम भारतीयों के साथ, खासकर सनातन धर्मी हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं, हमारा अलग शरीयत के तौर पे चलेगा। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की, और उसके लिए अंग्रेजों ने जिस प्रकार से तिकड़म रखी, जो रियासतें जहां पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं, जो रियासतें भारत में रहना चाहती हैं, वो अपना समर्थन जारी करें। इस विनाशकारी प्रवृत्ति में जहां बंगाल में डायरेक्ट एक्शन और पाकिस्तान स्थित कई जगहों पर जिस प्रकार से निर्मम नरसंहार हुआ, उससे सबक लेकर भारत एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए का काम करना चाहिए था। परंतु जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, अंध तुष्टीकरण अपनाकर देश में फिर 1947 जैसा धार्मिक विनाशकारी विभाजन न हो,
इसके लिए देश को मजबूत करने का काम नहीं किया। आज हम देख रहे हैं कि नई सरकार के चुनाव के लिए 2024 को आम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देश के 140 करोड़ भारतीयों में से 96.8 करोड़ मतदाता जो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में जिनको सम्मिलित किया है, वो नई सरकार के गठन में सहभागी बनेंगे, उसको चुनेंगे। इस देश में कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव होता है, उसके प्रति देश की आम जनता कितनी जागरूक है, देश के राजनीतिक दल कितना जागरूक है, इससे भी हम दृष्टिपात करते हैं तो नजर आता है। देश के तमाम राजनीतिक दलों में राष्ट्र की वर्तमान दिशा में जूझ रहे बदहाली में, लाचारी में, बेबसी में जूझ रहे आम नागरिकों को केवल कोरे आश्वासन देने का अलावा कोई ठोस नीति नहीं है, नीयत नहीं है, नेतृत्व नहीं है। जहां तक हम देख रहे हैं, इस समय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के नेतृत्व में 10 साल से देश की सत्ता में आसीन है, वो हुंकार भर रही है। भारत को 2024 में विश्व की तीसरी महाशक्ति बनाने के लिए जनादेश दिया जाए, जिसने अपना एक दृष्टिकोण रखा 2047 में भारत विश्व की विकसित देश बनाने का। वहीं विपक्ष कांग्रेस सपा, आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी 2 दर्जन के आसपास विपक्षी दल, उद्धव ठाकरे की और शिवसेना या शरद पवार की पार्टी सहित कई दल, इसमें लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश कुमार का समाजवादी पार्टी, ये तमाम दल इंडिया गठबंधन के तले मोदी सरकार को देश की लोकशाही के लिए खतरा बताते हुए देश के आम जनमानस को मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम पर इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। बहुत लंबा संघर्ष है, परंतु आम जनमानस ने देखा कि 1947 के बाद जितने चुनाव हुए, गरीबी हटाओ के नाम पर, देश के स्वाभिमान बचाओ के नाम पर, भ्रष्टाचार मिटाओ के नाम पर, केवल नारों के साथ जनता के साथ छलावा किया। इस देश में आखिर आम जनमानस के लिए कितना विचित्र बात हो गई। आम जनता लोकतंत्र में, चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती। कहने के लिए तो कोई एक मतदाता वयस्क व्यक्ति चुनाव लड़ सकता, परंतु चुनाव इतने महंगे हो गए। आम आदमी करोड़ों रुपए में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। विधानसभाएं केवल धन पशुओं के लिए, चुनाव इतना महंगा हो गया है, तो आम आदमी संघर्षों से कोसों दूर है। आम आदमी के लिए देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और सम्मान और ये दूर हो गया है। देश की सुरक्षा की चिंता किसको है?
किस प्रकार के नियम सरकारें बना रही हैं, देश में किस प्रकार से भारत के दुश्मन जो चीन है, जिसने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की पाकिस्तान के साथ मिलकर हड़प रखी है, उसके प्रति देश के हुक्मरानों का नजरिया क्या है, अपने कार्यकाल में वो किस प्रकार का काम करते हैं, आम जनमानस को, किसी आम बच्चे को कैसे शिक्षा, रोजगार, न्याय और रोजगार। 30 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, भरने के लिए सरकारें ईमानदारी से तैयार नहीं हैं। किस प्रकार से तमाम सरकारें, चाहे सत्ता में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष की राज्यों में सरकारें हों, कल्याणकारी व्यवस्था देने में तमाम सरकारें नाकाम रही हैं। आम जनता को किस प्रकार से राहत मिले, इस दिशा में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इन आश्वासनों की घुट्टी पीकर देश में लोकशाही कैसे मजबूत हो रही है। 76 साल हो गए देश की फिरंगी गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए। देश के हुक्मरान तमाम दलों की यहाँ सरकारें रही, वो देश के आम जनमानस को भारतीय नागरिकता का दर्जा नहीं दे पाए। आज देश में जो चुनाव हो रहा है वो जातिवाद पे हो रहा है, कहीं पंडित ठाकुर के नाम पे हो रहा है, कहीं दलित, कहीं SC ST OBC के नाम पे हो रहा है। कृत्रिम विभाजन जो देश के एकता और अखंडता को तार तार करने के लिए अंग्रेजों ने किया, उसके बाद उनके मानस पुत्रों ने किया, वो आज जारी है। ये नहीं हो रहा है देश में कि योग्य आदमी को सत्ता सौंपे, ये हो रहा हमारी जाति के को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसकी जाति का नहीं मिला। ये देश में अधिकांश जगह जिला चिकित्सालय दम तोड़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम चिकित्सा प्रणाली ऐसी हो गई है जो दूर दराज और आम जनमानस को चिकित्सा देने के लिए दूर हमारे देश के देहात और ग्रामीण जिला जनपदों में जाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इसका निदान नहीं कर रही है। शिक्षा एक प्रकार से अरबपतियों खरबपतियों का व्यापार बन चुका है। शिक्षा, आम आदमी अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकारी विद्यालय धन पशुओं की व्यापार में परिणित कर दिया गया है, निजी व्यापार शिक्षालय के लिए। उसकी वजह से आम बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई, वहाँ के अध्यापक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में देश के दूर दराज के गांव देहातों में, प्रांतों में ये प्रकार की समस्या हो गई। चिकित्सालय दम तोड़ चुके हैं। कौन देश का आम आदमी जिसको सरकारी तंत्र के रहमो करम से आयुष्मान कार्ड मिला हो या अन्य कार्ड बना हो, आम गरीब के पास ये सुविधाएं न हो, तो निजी चिकित्सालय आज किस प्रकार से आम आदमी का खून चूसते हैं। उसकी चिकित्सा के लिए उसके चिकित्सालय की जगह इस प्रकार से विद्या व्यापार, चिकित्सा व्यापार, धर्म व्यापार सारे परिणित इस प्रकार से कर दी। आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय के दर पर जब आदमी चलता है तो किस प्रकार से दामिनी प्रकरण में हमने देखा किस प्रकार किरण नजफगढ़ की दामिनी के प्रकरण, जिस प्रकार से गरीब माँ बाप अपने बच्ची के लिए जनता के सहयोग से, संघर्ष से निचली अदालतों से दिल्ली उच्च न्यायालय तक गई, बरसों लग गई। 7 साल फास्ट ट्रैक का यह मामला 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार से रखा और उसके बाद जो फैसला दिया, उन फांसी की सजा पाए हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया
और किसने कत्ल किया इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को नहीं लगाई। पुलिस प्रशासन दम तोड़ दिया और जो आरोपी छोड़े गए हत्या के, उन्होंने 1 महीने के अंदर ही किसी निरपराध को फिर शिकार बनाया। उसके बाद पुनर्विचार याचिका जब न्यायालय में गई तो न्यायालय को आम आदमियों की दर्द भावना सुनने का समय नहीं। जब इस प्रकार से हो जाती है, अपराधियों के मामले आप सुनने के लिए तैयार हैं, पर आम जनता के लिए अपराधियों को तुम संरक्षण को इस प्रकार से, आम जनता किस प्रकार से न्यायालय में इस प्रकार से विवश कृत्यों पर जब न्यायालय का दृष्टिकोण ये हो तो आम जनमानस अपराधियों का जहाँ मनोबल बढ़ता है वहीं आम जनता की आशाओं में वज्रपात होता है। इसी प्रकार से देखते हैं किस प्रकार से लद्दाख के लोग सड़कों पर हैं, मणिपुर में किस प्रकार से हो रहा है, महाराष्ट्र के लोग किस प्रकार से, जिसमें आरक्षण को सबल जातियों ने, प्रभावशाली जातियों ने जिस प्रकार से पूरे देश में आरक्षण को अपने हितों को पूर्ति का एक सहारा बना दिया है, बैसाखियां बना दी। जरूरतमंदों को, जिनको जरूरत है, उनकी तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम ये देख रहे हैं जिस प्रकार से जनता के प्रतिनिधि, अब मैं यूं देख रहा हूं कितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं, सबका एकमात्र ध्येय हो गया देश में चुनाव जीतो, किसी भी ढंग से करोड़ों रुपए बिछा दो, तमाम प्रकार के हथकंडे अपना दो। भले चुनाव में कहे कांग्रेसी भ्रष्टाचार हैं, आप भ्रष्टाचार हैं, बीजेपी वाले लोकतंत्र के दुश्मन हैं, परंतु एक दूसरे के उन्हीं जिन पे आरोप लगाते हैं उन्हीं को अपनी पार्टी में लेने के लिए जाए। जिन लोगों को मानवता का हत्यारा, जिन लोगों को मानवता को रोंदने का अभियुक्त बना, दूसरे ही क्षण उसको भारत के बड़े पुरस्कारों से नवाजा जाता है। चुनाव के लिए किस प्रकार से पतन हो जाता है देश के लोग, ये समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार की रणनीति। दूसरी तरफ हम निगाह देखते हैं चीन और इस्राइल से लेकर अमेरिका में राष्ट्रीय हितों पे चर्चा होती, रूस में राष्ट्रीय हितों के लिए लोग निर्माण करते, अब भारत में केवल कुर्सी के लिए। कुर्सी पे चुनाव जीतने के बाद अगर आप राष्ट्र निर्माण का काम करें, देश की मजबूत करने का काम, देश 1947 के बाद देश की सरकारों ने अभी देश के नागरिकों को भारतीय पहचान तक नहीं दे पाई। जातिवाद में ढंगों ने जातिवाद में बांट दिया है, संप्रदायवाद में बांट दिया, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक देश के नागरिकों को ये शिक्षा तक नहीं दी गई। देश के विभाजन के कारणों को कट्टरपंथ पे अंकुश लगाया जाए, देश की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा घातक परिणाम है, जिसमें 20 लाख लोगों का निर्मम हत्या हुई, उसके दोषियों को उन पार्टियों पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अभी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जहां आरोप लगा रहे हैं, मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है जो देश के विभाजन के प्रति कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। परंतु 10 साल सत्ता में होगी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की देश के विभाजन के जिम्मेदार मुस्लिम लीग सहित उन तमाम दलों को जो भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, उन पार्टियों उनसे मिलते जुलते नाम पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को विभाजन करने वाले आयोगों को रद्द क्यों नहीं किया? वह बोर्ड से लेकर तमाम इस प्रकार की जातिवादी, संप्रदायवादी, इस प्रकार की तमाम चीजों को जो अन्याय के प्रतीक हैं, उनको रोकने का काम क्यों नहीं? यह बहुत मजबूती से होना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, बहुत हैरान है। उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में जहाँ की जनता, सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड जो चीन से लगा हुआ है, वहाँ की जनता मांग रही है भू कानून, मूल निवास, राजधानी गैरसैंण, और अंकिता भंडारी के हत्यारों को कटघरे में खड़ा करने की बात करी। जो मुख्य अभियुक्त था
परंतु सरकारें नजरअंदाज कर रही है। आखिर ऐसे जनप्रतिनिधि जो कह रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण जहां विधानसभा भवन है वहां में ठंड लग रही है, ऐसे निर्लज विधायकों को पार्टी में बनाए रखना, उनके अभियान को मूक सहमति देना एक प्रकार से प्रदेश लोकशाही के दुश्मन है। जनता हैरान है, आखिर इस प्रकार के लोगों को पार्टियां प्रसाई कैसे देती हैं? जो लोग किस प्रकार से इस प्रकार से जनप्रतिनिधि बने हैं, जो जनभावनाओं पर अपने सुर उनको साकार करने की बात तो रही दूर, उन पे अपना सुर नहीं मिलाती। ऐसे निर्लज जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हैं, उनको निर्ममता से आम जनता को उठा के कूड़े के डब्बे में डालना चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जिन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं, जनभावनाओं का साथ रहे, जो केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए, जो लोकतंत्र को, जो देश के भविष्य निर्माण की इस ताकत जनादेश को केवल अपनी सत्ता लोलुपता के लिए प्रयोग करते हैं, इन पर अंकुश लग रहे हैं। हम ये देख रहे हैं किस प्रकार से लद्दाख में वांगचुक के नेतृत्व में लोग सड़कों पे हैं, उनको दमन किया जा रहा है, उन पे लोकशाही का दमन। लोकशाही देश में कहाँ? देश के जो सर्वोच्च न्यायालय में जो हलफनामा दिया है कि राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पे आंदोलन होता है, वहां पे आंदोलन करने की इजाजत है, केवल एक दिन करेंगे। आजकल तो वो भी धारा 144 लगी हुई, सतत किसी का, आप किसी की बात को सुनेंगे नहीं। लोकशाही के ध्वजवाहक जिस भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा वोट क्लब पर जब प्रतिबंध लगाया था, उसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। परंतु आज स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने हरित प्राधिकरण के नेतृत्व में जो वहां पे प्रतिबंध लगाया, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर खोला। उसके बाद भी केवल एक दिन कर सकते हैं, उसके बाद भी नौकरशाही पुलिस प्रशासन के रहमो करम पर वहां आवाज उठा। कौन? जब देश की लोकशाही, कोई पार्टियां वाले बोलते नहीं, कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बोल सकती, वो समझता ही नहीं कि हो क्या रहा है। जब जनप्रतिनिधि देश में किस प्रकार का काम होना चाहिए, अभी हम देख रहे हैं चीन की तरफ देश की सुरक्षा के प्रति कहीं चिंतित है। देश में किस प्रकार की सुरक्षा है? जिस प्रकार से सबसे बड़ी सुरक्षा है आतंकवाद से, चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, अमेरिका द्वारा प्रायोजित, उस आतंकवाद को रोकने के लिए भारत का कोई प्रयत्न है? आप बंबई बम कांड के आतंकवाद के सबसे बड़े डेस्मंड हेडली को मांग नहीं पाए। आप अमेरिका में जो भारत विरोधी तत्वों को संरक्षण दे रखा है, उससे मांग नहीं कर पाए, उल्टा सफाई दे रहे हैं हमने मारने का। भारत, अमेरिका को यह बुलाना चाहिए, उसके राजदूत को यहां बुलाना चाहिए था कि आप अपने देश में भारत विरोधी कार्रवाइयों को तुरंत समाप्त करिए, नहीं तो अपना ये दूतावास उठा के अपने पास लीजिए। ये सामर्थ्य होनी चाहिए, चीन से होना चाहिए। चीन में जो कहा गया है लद्दाख में कि हमारे इतने हिस्से पे कब्जा कर लिया, इस पे मौन नहीं रहना चाहिए। चीन को तुरंत चेतावनी देनी चाहिए। जो स्थितियां हैं, ये नहीं कि नेहरू के समय कब्जा हो गया तो हमारे समय पे भी नज़रअंदाज कर दिया जाए। आपने लंका की बात उठाई, वो भी सही है। ये तमाम भूलें नहीं होने चाहिए। राष्ट्र किसी की संपत्ति नहीं है जिस मर्जी को दिया जाए। ये ठीक है कि देश की सुरक्षा इतनी घातक है कि हम चीन के साथ लड़ने के लिए बहुत मजबूती से काम, परंतु अपना मनोबल इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि सच को सच कहने के लिए जनता से छुपाया जाए। बहुत मजबूती से हम देखो किस प्रकार से कार्य, रूस ने इतना सस्ता तेल दिया, आपने आम नागरिकों को वो तेल दिया, नागरिकों के लिए, देश के आम नागरिकों को उस तेल के सस्ते तेल को सस्ता किया नहीं। किस प्रकार से चीन ने जो कोरोना का पूरे संसार में वो कृत्य किया, WTO ने जो कृत्य किया, उसके खिलाफ
देश की पूरी स्वास्थ्य तंत्र बेनकाब हो चुका, उसके बाद इसकी तैयारियां की नहीं। जिस प्रकार से यह धर्मांतरण का ये रेला चल रहा है, जिस प्रकार से इस देश में घुसपैठियों से, बांग्लादेशी से, रोहिंग्या से लेकर कितने घुसपैठ आ रहे हैं राष्ट्रांतरण का, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड की विधानसभा की तरह करेंगे। 2024 तक हम ये अवैध जो बस्तियां बसी है उन पे कार्रवाई नहीं करें। ये इस प्रकार के कार्रवाई, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले काम। निर्लज्जता की एक सीमा होती है। राष्ट्र केवल इन सरकारों के रहमो करम पे नहीं चलता। जो ये सोचते हैं 1947 के बाद भारत हुआ, भारत कब से है? अनंत काल से। परंतु कमजोर नेतृत्व के कारण देश इतना कमजोर हो रखा है, सच बोलने का साहस तक नहीं है। देश की आम जनमानस को सच छुपाया जा रहा है। सच कैसे आगे? चीन जिस प्रकार से अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मजबूती से राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाता है, उसी प्रकार का अंकुश भारत में भी लगना चाहिए। भारत में सबका विकास होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, परंतु राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों की संपत्तियों से लेकर उसके मताधिकार से लेकर उसके, ये नहीं है कि जनसंख्या जितनी जिसकी संख्या भारी उसके हिस्सेदारी, ये वाला नहीं चलेगा। न्याय का कानून चलना चाहिए। बार बार विभाजन का दंश भारत कब तक सहता रहे? इस प्रकार से कश्मीर से लेकर असम और बंगाल और इधर तमाम धर्मांतरणों पे जो लगे हुए हैं उन पे कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। ये राष्ट्र इसकी सुरक्षा के साथ इन्हें हल्के ढंग से नहीं, और केवल पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की अंधी लत 2% के लिए, ये राष्ट्र के हित में नहीं। बहुत मजबूती से संकल्प होना चाहिए। राष्ट्र भारत के दुश्मन है, चाहे उससे कोई भी संपर्क करे, कोई संपर्क नहीं रख सकता है भारतीय पाकिस्तान और चीन से, तब तो देश होगा। रूस की तरह मजबूत संकल्प हो अपने राष्ट्र के संकल्प के लिए। आसीन के सांपों को अपने घर में पालने की जरूरत नहीं। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु किसी भी नागरिक को राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर देश की नागरिकता से वंचित करना चाहिए। उसकी संपत्ति जब्त करें, उसे कड़े से कड़े सजा दें, और अपराधियों के खिलाफ जो भी राजनीतिक दल मजबूती से खड़ा होता है उसकी मान्यता खत्म कर देनी चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली में जिस प्रकार से ये निर्लजता दिखाई दे रही है, एक मुख्यमंत्री जेल में बंद है और कह रहे हैं कि हम जेल से शासन चलाएं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को 48 घंटे में भी बंद होने पर निलंबन कर दिया जाता है। अभी यहाँ पे एक IAS नवीन तंवर जो 2019 के बैच के हैं, उन्हें बैंक परीक्षा में किसी अमित सिंह, झांसी के अमित सिंह के स्थान पे परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। 6 लोग थे इस प्रकार के, उनको सजा हो गई 3 साल की। अब उन्हें IAS वो निलंबित कर, परंतु दिल्ली में ये बड़ा अजब तमाशा चल रहा है। जेल में बंद है निर्लजता के लिए। दूसरों को कहते थे कि हम इन पे आरोप लग गया, इन्हें कटघरे में खड़ा करो, इस्तीफा देना चाहिए, परंतु जब खुद पे बात आई तो तमाम वो कि हम जेल में बैठ के शासन, आप भ्रष्टाचार मिटाने के आए थे तो शराब का गटर बनाने के लिए दिल्ली में एक के साथ एक मुफ्त। क्या कल्याणकारी बात है। दिल्ली में कोई जरूरत नहीं थी विधानसभा की। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेताओं ने अपने को रोजगार खोलने के लिए यहां किया।
इसको तुरंत भंग कर देना चाहिए। ये तमाम चीजें देश के लिए जब तक मजबूती से नहीं होगा, देश कितना खोखला हो गया है। इस प्रकार अंध तुष्टिकरण से देश की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, सुरक्षाएं कमजोर हो गई है, देश के आम जनमानस को रोजगार नहीं है। रोजगार की जगह ये कह रहे हैं, किस प्रकार के निर्लज प्रत्याशी थे, कह रहे हैं बेरोजगारी की बात वो लोग करते हैं जो कम पढ़े लिखे। अरे मूर्खो, देश की आम जनता के 30 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं और उनको भरने की जो बात करें वो पढ़े लिखे नहीं है। तुम ऐसी पढ़ाई से भगवान बचाए जो कहे केवल अपने हित के लिए सोते, अपनी सत्ता के लिए, अपने दलीय उसके लिए सोचे, राष्ट्र के लिए कब सोचेंगे? तुम्हारा दल, तुम कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल और कोई भी दल देश से बड़ा नहीं है। आप सेवक हैं, जनप्रतिनिधि, आप शहंशाह न बनिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आशा है कि देश के ये तमाम राजनीतिक दल जो सेवक हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि कम खर्चे में, अगर जनता ये विश्वास नहीं है कि मशीनों का जापान और अमेरिका जैसे तकनीकी विशेषज्ञ देशों में जब मतपत्रों से चुनाव हो रहा है तो देश में इतने मजबूत 7-8 चरणों में तो देश के मतदान आराम से हो सकता था। जितने बाहुबली हैं सबका हिसाब भी किया जा सकता है। इसलिए आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में कि केवल नारों से देश मजबूत नहीं होगा, राजनीतिक दलों को, देश के शासकों को मजबूती से राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लिए नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय